हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है उसका हम लोग पार्ट थ्री आज डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। लैटिन का जो ओल्ड इंग्लिश, जो पुरानी अंग्रेजी पर का जो लैटिन भाषा का जो प्रभाव था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो परहैप्स, और यहाँ पे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो आपका रेड कलर का जो लिखा हुआ है, रेड कलर से जो सेंटेंसेस रेड है उसको आप लोग अंडरलाइन अपने बुक में कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके 12th जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। Perhaps no single language has influenced English as much as Latin। शायद दुनिया की कोई भी अकेली भाषा ने अंग्रेजी को उतना प्रभावित नहीं किया जितना लैटिन भाषा ने प्रभावित किया है। मतलब अंग्रेजी जो है वो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। मतलब अंग्रेजी भाषा जो आप अभी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, ओके, वो जो भाषा है उसमें उस भाषा में, मतलब इंग्लिश भाषा में बहुत सारे भाषा जो है वह मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी खुद का भाषा नहीं है, उसमें लैटिन भी मिक्स है, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज जो है वो भी है, और भी बहुत सारे भाषा जो है उसमें मिक्स है, और सारे मिक्सचर मिलकर इंग्लिश भाषा का निर्माण किया हुआ है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। तो यही कह रहा है कि शायद दुनिया का कोई भी अकेली भाषा ने अंग्रेजी को उतना प्रभावित नहीं किया जितना लैटिन भाषा ने प्रभावित किया है। मतलब लैटिन भाषा ने अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अन्य भाषा की तुलना में। ओके, आगे देखिए। आपको यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश किए हैं। ये डायग्राम आप देखिए। ओके, ये जो है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ओके, मतलब इंग्लिश वर्ड्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब क्षेत्र, या ऐसा कहिए कि ये कौन से, कहाँ से आया है, उसके बारे में यह जो डायग्राम आपका जो ये बना हुआ है उसी के बारे में है। ओके, तो ये समझ जाइए कि ये जो पूरा डायग्राम है ये जो है वह इंग्लिश भाषा का है। कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का है, इंग्लिश का है। ओके, इंग्लिश भाषा में कौन कौन सी भाषा का शब्द जो है, ये वर्ड्स जो है मिला हुआ है उसके बारे में देखिए। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है, ये जो फ्रेंच है इसमें 29% जो है, सॉरी, जो इंग्लिश भाषा है इसमें फ्रेंच भाषा का 29% वर्ड्स जो है वो इंग्लिश भाषा में क्या है? फ्रेंच भाषा का है। ओके, 29% लैटिन भाषा का शब्द है, किसमें? इंग्लिश भाषा में। ये जो आप देख रहे हैं 26%, ये 26% जो है वह जर्मनी भाषा का शब्द है। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। 6% जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, और प्रॉपर नेम्स से 4% लिया गया है इंग्लिश में, और अननोन एंड अदर लैंग्वेज में 6% है। मतलब अननोन भाषा है, बहुत सारी अननोन भाषा भी इंग्लिश में जुड़ा हुआ है, और सारा ये जो है फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, जर्मनिक हो गया, ग्रीक हो गया, प्रॉपर नेम्स का कुछ वर्ड्स है और कुछ अननोन भाषा भी है, इस सब को मिलाकर इंग्लिश भाषा ये जो है पूरा जो ये पूरा देख रहे हैं इंग्लिश भाषा का है, ये पूरा इंग्लिश भाषा बना हुआ है। ओके,
तो ये पूरा डायग्राम जो है वह आपका इंग्लिश भाषा का है, जिसमें लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, जर्मनिक भी है, ग्रीक भी है, प्रॉपर नाउंस भी है और अननोन अदर जो लैंग्वेज है वो भी इसमें मिला हुआ है। ओके, ये ब्रीथ चार्ट से हम लोग आपको इसको बोलते हैं पाई चार्ट के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टिंग इन इंग्लैंड। लैटिन भाषा के शब्द इंग्लैंड देश में मौजूद थे। ओके, मतलब जो लैटिन भाषा जो है उसके शब्द इंग्लैंड देश में पहले से ही मौजूद थे। कब मौजूद थे? बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस के आने के पहले से ही जो लैटिन भाषा के जो लैटिन भाषा आपको दिख रहा है, लैटिन भाषा के जो शब्द थे वो पहले से ही कहाँ? इंग्लैंड में मौजूद थे। और किसके आने से पहले? ये जो एंग्लो सेक्शन है, एंग्लो सेक्शंस के आने के पहले से ही जो मतलब इंग्लैंड में जो है वह लैटिन भाषा के वर्ड्स मौजूद थे। ओके, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में ही, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में ही लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। लैटिन भाषा को एक वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त था। ओके, कब? वर्ल्ड लैंग्वेज मतलब ये जो आप प्राचीन काल की बात कीजिएगा तो लैटिन मतलब अब ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा मतलब होता है ग्लोबल। ओके, ग्लोबल लैंग्वेज। जो ग्लोबल लैंग्वेज है, ओके, ये जो ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा, अभी जो 2020 चल रहा है या 2019, अभी जो मॉडर्न एज में वैश्विक भाषा जो है ग्लोबल लैंग्वेज, ओके, वह इंग्लिश है। लेकिन जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो उस समय जो ग्लोबल लैंग्वेज था वह इंग्लिश नहीं था, वह था लैटिन। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द लैंग्वेज of some European countries which had come under Roman rule had become Romanized. E.g. मतलब एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में E.g. लिखते हैं। गॉलिश बिकम फ्रेंच। कह रहा है कि रोमन शासन के अधीन आने वाले कुछ यूरोपीय देशों की भाषा रोमन भाषा बन गई थी। उदाहरण के लिए गॉलिश भाषा फ्रेंच भाषा बन गया था। मतलब रोमन शासन के अधीन कुछ यूरोपीय देशों की भाषा रोमन भाषा बन गई थी। मतलब कुछ यूरोपीय देशों की जो कुछ भाषा थी वह यूरोपीय देश जो रोमन शासन के अधीन था, मतलब उस यूरोपीय देशों पे रोमन शासन, जिस देशों पर रोमन शासन करता था, ओके, रोमन शासन करता था, उस यूरोपीय देशों की जो भाषा थी वह अब यूरोपियन देशों की भाषा जो अपनी भाषा थी वो अपनी भाषा नहीं रही, अब उसका भाषा रोमन बन गया था। जैसे एक भाषा है जिसका नाम है गॉलिश। ये जो गॉलिश दिख रहा है, ये जो गॉलिश भाषा थी एक देश की भाषा थी, यूरोपीय देश की भाषा थी। ओके, यूरोपियन कंट्रीज की भाषा थी कौन? ये गॉलिश भाषा थी जो फ्रेंच भाषा बन गई। ओके, जो फ्रेंच भाषा बन गई। ओके, हाउएवर हालांकि दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज halted by the arrival of the Anglo-Saxons and the collapse of the Roman Empire. However, हालांकि रोमानाइकरण मतलब रोमनाइजेशन को क्या बोलते हैं? रोमानाइकरण। ओके, रोमानाइकरण की इस प्रक्रिया को एंग्लो सेक्शंस के आगमन और रोमन साम्राज्य के पतन से रोक दिया गया था। ओके, समझ पा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेट टू एरियाज इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। लैटिन
जो लैटिन भाषा थी इसमें हस्तांतरित अधिकांश शब्द उन देशों से सर्वाधिक संबंधित है जिनमें रोम देश, जिनमें जो रोम देश है, रोम देश के लोगों की सर्वोच्चता जग जाहिर थी। ओके, दैट इज मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्थात सैन्य, कृषि और व्यापार, ये जो था सैन्य, कृषि, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में रोमन लोग बहुत आगे थे। ओके, रोमन लोग किस क्षेत्र में आगे थे? तो मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। मिलिट्री मतलब होता है आपको सैन्य शक्ति में, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि क्षेत्र में, ट्रेड मतलब होता है आपको व्यापार क्षेत्र में, और कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य क्षेत्र में। इस सब क्षेत्र में रोमन जो लोग थे, रोमन मतलब रोमवासी, वो बहुत आगे थे दूसरे देश की तुलना में। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ उदाहरण हैं। ओके, वॉल फ्रॉम लैटिन, मतलब जो वॉल शब्द है, वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। वॉल मतलब क्या होता है? जो कमरे का दीवार होता है। ओके, तो वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। फ्रॉम लैटिन वैल्यूम, एक्चुअली में ये जो वॉल है वह लैटिन शब्द वैल्यूम से बना हुआ है। लैटिन के जो वैल्यूम शब्द है उसका मतलब दीवार होता है, और इसी से ये जो वॉल शब्द है जो इंग्लिश का है वह वैल्यूम से बना हुआ है। और वैल्यूम का कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। और वॉल क्या है? इंग्लिश शब्द है। टाइल, जो आप टाइल्स लगाते हैं। ओके, फ्रॉम लैटिन टेकुला, लैटिन भाषा का एक शब्द है टेकुला, उसी से इंग्लिश भाषा का जो शब्द टाइल है वह बना हुआ है। मंदिरों में या घरों में आप जो टाइल लगाते हैं नीचे फ्लोर पे, ओके, उसी को टाइल बोलते हैं। माइल फ्रॉम लैटिन मीलिया, पैशम। ओके, जो माइल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ से जो आप मान के चलिए कि पटना से दिल्ली 500 माइल है। ओके, 500 माइल है या 700 माइल है या 800 माइल है, मतलब कहीं से ये दूरी मापने की क्या होती है? इकाई होती है। यह जो माइल है ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन लैटिन में इस माइल को क्या बोलते हैं? मीलिया पैसुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीलिया पैसुम। तो लैटिन में मीलिया पैसुम है, जिसका दूरी मापने का क्या है? एक इकाई है, यूनिट है, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? माइल बोलते हैं। ओके, एंड मेनी डेरिवेटिव, और बहुत सारे व्युत्पन्न शब्द भी है। व्युत्पन्न मतलब उससे बना हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। About AD 600, Christianity began to spread in England together with the rise of literacy. लगभग 600 ईस्वी तक, लगभग 600 ईस्वी तक ईसाई धर्म, लगभग 600 ईस्वी तक ईसाई धर्म इंग्लैंड में साक्षरता के उदय के साथ फैलना शुरू हुआ या हो गया था। कब शुरू हुआ था या फैलना शुरू हुआ? कौन धर्म? ईसाई धर्म जो है वह कहाँ? इंग्लैंड में। कब? 600 ईस्वी तक ईसाई धर्म जो है वह इंग्लैंड में साक्षरता के उदय के साथ, मतलब जैसे जैसे लिटरेसी रेट वहाँ बढ़ी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, उसी के साथ साथ जो है वो ईसाई धर्म भी जो है वह इंग्लैंड देश में फैलना शुरू हो गया था। ओके, The Christian missionaries translated a large number of Latin text. टेक्स्ट मतलब होता है आपका ग्रंथ। टेक्स्ट मतलब क्या होता है? ग्रंथ। ईसाई मिशनरियों, मिशनरी मतलब होता है, ये जो मिशनरी है इसका मतलब होता है धर्म प्रचारक, जो अपने अपने धर्म का जो प्रचार करते हैं। खास करके ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं अपने धर्म को जो प्रचार करते हैं दूसरे देश में जाके या अपने देशों में या लोगों के बीच में, उसको मिशनरीज बोलते हैं। ईसाई धर्म के प्रचारक को क्या बोलते हैं? मिशनरीज बोलते हैं। मिशनरी मतलब होता है धर्म प्रचारक। ईसाई मिशनरियों ने, धर्म प्रचारक ने या ईसाई मिशनरियों ने या धर्म प्रचारक ने बड़ी संख्या में लैटिन ग्रंथों का क्या किया था?
देखिए लैटिन ग्रंथों का यह ट्रांसलेट किया था। क्या किया था? ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश से हिंदी में करते हैं ना, तो यह जो है ट्रांसलेशन लैटिन से किस में करेगा? इंग्लिश में करेगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अनुवाद किया मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन और एंड मेड वर्ड ग्लॉसेज, और शब्दों की व्याख्या करने का काम भी किया। और ये जो अनुवाद किया ये इंग्लिश में किया और भी बहुत सारे शब्दों में ये जो है वह किया, लेकिन ज़्यादातर जो अनुवाद है, जो ग्रंथों का अनुवाद है, वह किस भाषा में किया है? यह नॉर्थम्ब्रियन में किया है। नॉर्थम्ब्रियन एक क्या है? भाषा है। ओके, तो लैटिन जो ग्रंथ है उसका यहाँ पर देखिए, ये जो लैटिन टेक्स्ट है, मतलब लैटिन ग्रंथों का जो अनुवाद है वह इंग्लिश में भी किया गया है और भी भाषा में किया गया है, लेकिन ज़्यादातर, मोस्टली मतलब क्या होता है? ज़्यादातर। ओके, मोस्टली मतलब क्या होता है? ज़्यादातर। मोस्टली मतलब क्या होता है? ज़्यादातर। यह किस में किया गया है? मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन, ज़्यादातर नॉर्थम्ब्रियन भाषा में यह लैटिन टेक्स्ट का, मतलब लैटिन जो ग्रंथ है उसका अनुवाद किया गया है। एंड और शब्दों की व्याख्या करने का काम भी यह किया है। Many of the following words existed today are borrowed from the Latin, are related to the religion. निम्नलिखित में से कितने ही शब्द हैं जो आज भी अस्तित्व में है? ओके, मतलब आज भी वो शब्द मौजूद है कहीं ना कहीं, और ये शब्द लैटिन भाषा से हस्तांतरित या आए हैं, हस्तांतरित किए गए हैं या लैटिन भाषा से आए हैं, और ये शब्द धर्म से संबंधित शब्द है। ओके, और ये किस से संबंधित शब्द है? मतलब अब बहुत सारे राजनीति से संबंधित वर्ड्स भी होते हैं, ओके, या मनुष्य से संबंधित वर्ड भी होते हैं, बॉडी से संबंधित वर्ड होते हैं, ओके, वातावरण से संबंधित वर्ड होते हैं, लेकिन यह जो वर्ड्स है, ये जो वोकैब है, ये किससे संबंधित है? यह धर्म से संबंधित है। ओके, रिलीजन से संबंधित है। ओके, कौन कौन सा शब्द है? हीवेन मतलब होता है स्वर्ग, हेल मतलब नर्क, ये सब क्या है? धर्म से संबंधित है। नहीं कहते हैं कि आप पाप करोगे तो आपको नर्क में चले जाओगे, धर्म मतलब धर्म का काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, अधर्म का काम करोगे तो नर्क में जाओगे, मतलब ये धर्म से संबंधित है। गॉड, अब कोई भी धर्म में भगवान को हम मानते हैं, गॉड मतलब क्या होता है? भगवान, तो धर्म से संबंधित है। गॉस्पेल मतलब सुसमाचार या धर्म प्रचार। ओके, ईस्टर मतलब ईस्टर, साइन मतलब पाप, अल्टर मतलब परिवर्तन, एबॉट मतलब महंत मतलब होता है किसी भी कहिए कि जो मठ होता है, मठ, ओके, उसके जो पुजारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? महंत बोलते हैं, एबॉट। आर्म्स मतलब भीख, एंजल मतलब परी, मास मतलब जन समुदाय, मास मतलब क्या होता है? जन समुदाय। नन मतलब होता है तपस्विनी, ओके, जो तपस्या करती है, लेकिन ये लड़की है। ओके, प्रीस्ट मतलब महिला को क्या बोलते हैं? तपस्विनी, नन। प्रीस्ट मतलब पुजारी, इत्यादि शब्दों का ये इसमें किया गया है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदर वर्ड्स रिलेटिंग टू द लर्निंग साइंस मेडिसिन आर, अन्य शब्द दवा विज्ञान से सीखने से संबंधित है, जैसे हिस्ट्री इतिहास, ग्रामेटिकल व्याकरण, मास्टर पेपर कागज, स्कूल वर्स पद, ओके, मीटर एंकर कुकुम्बर ककड़ी, लिली फूल का नाम है, लिली, कैंडल मोमबत्ती, प्लांट पौधे, टाइगर बाघ एंड सो ऑन, और इत्यादि शब्द भी इसमें आते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हुई है या ऐसा कुछ। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लिख के भेज सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको उसको सुधार दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, मतलब ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियन जो भाषा है उसका प्रभाव इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव क्या था, वह हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ओके, चलिए। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड। ओके, अंग्रेजी भाषा का दूसरा प्रमुख भाषाई आक्रमण इंग्लैंड पर स्कैंडिनेवियाई हमलों के परिणाम स्वरूप आया। मतलब अंग्रेजी भाषा का दूसरा प्रमुख भाषाई आक्रमण इंग्लैंड पर हुआ, पर स्कैंडिनेवियाई जो हमलों स्कैंडिनेवियाई हमलों के परिणाम स्वरूप आया था। दे वेयर द जर्मनिक इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। आप यहाँ पे जो आप स्कैंडिनेवियन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, यह एक देश के निवासी को नहीं बोला जाता है। नॉर्वे एक देश है, स्वीडन एक देश है, डेनमार्क एक देश है। तो तीनों के निवासी को या तीनों क्षेत्रों के, तीनों देशों के निवासी को या तीनों क्षेत्रों को मिलाकर उसको स्कैंडिनेवियाई बोलते हैं। ओके, वे स्कैंडिनेवियाई लोग नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के जर्मनिक निवासी थे। ओके, कहाँ के थे वो? नॉर्वे के थे, स्वीडन के थे और डेनमार्क के वे निवासी थे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। Who as one time neighbors of the Anglo-Saxons in 5th century Europe. ओके, यहाँ पे देखिए, जो हूँ मतलब क्या होता है? जो एक समय में, हूँ एज वन टाइम नेबर्स ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इन 5th सेंचुरी यूरोप, जो एक समय में 5वीं शताब्दी में यूरोप में एंग्लो सेक्शंस के पड़ोसी थे। ओके, जो क्या थे? एक समय में एंग्लो सेक्शंस के क्या थे? पड़ोसी हुआ करते थे। ओके, कब पड़ोसी हुआ करते थे? 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेक्शंस के पड़ोसी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पड़ोसी हुआ करते थे। वे आर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज। जर्मन देश के लोग जो थे, कहाँ के? जर्मन देश के जो लोग थे एंग्लो सेक्शंस खून के रिश्ते से और भाषा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। भाषा से भी और खून के रिश्ते से भी एक साथ जुड़े हुए थे। दीज डेयरिंग सीफेयरिंग, ओके, सीफेयरिंग पीपुल वेयर कॉल्ड वाइकिंग्स। ओके, वाइकिंग्स क्या होते हैं? पहले ये हम, और इन लोगों को क्या कहते थे? वाइकिंग्स, मतलब इन साहसी समुद्री नाविक लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था। और वाइकिंग्स क्या है? ए सी डेयरिंग, मतलब ये है सी, मतलब डेयरिंग सी फेयरिंग। ओके, इन साहसी, डेयरिंग मतलब क्या होता है? साहसी, सी फेयरिंग मतलब समुद्री नाविक लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था। वाइकिंग्स इसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लीजिए वाइकिंग्स कौन होते हैं। सो देखिए, वाइकिंग्स 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का उत्तर सागर का समुद्री डाकू या लुटेरा को क्या बोलते हैं? वाइकिंग्स बोलते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाइकिंग्स एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव का है, मतलब ये जो रेड हमने कर दिया है यहाँ पे पूरे सेंटेंस को, कहाँ से? वाइकिंग्स एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। ये जो रेड है इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे ऑब्जेक्टिव बनता है और ये आपका क्वेश्चन 12th के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग भी यहाँ पे क्या अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में, और उसको उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस पॉइंट। तो 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक वाइकिंग काल है। ओके, वाइकिंग का एज।
दूसरा देखिए स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी, मतलब ओल्ड इंग्लिश पुरानी अंग्रेजी की जो शब्दावली है, वोकेबलरी मतलब क्या होता है शब्दावली, उस पे स्कैंडिनेवियन भाषा का क्या प्रभाव हुआ था, ओके, वह इसमें दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, ओके। Scandinavian influence on Old English vocabulary. Okay, the result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians had an unavoidable effect on the language of the Anglo-Saxons. 2 शताब्दियों तक स्कैंडिनेवियाई के साथ घनिष्ठ संपर्क के परिणाम स्वरूप एंग्लो सेक्सन्स की भाषाओं पर एक अपरिहार्य प्रभाव पड़ा था, ओके। This influence was not immediately apparent because of the hostile relationships between the Danes. Danes किसको बोलते हैं? डेनमार्क के निवासी को डेन्स बोलते हैं। डेनमार्क के निवासी को क्या बोलते हैं? डेन्स बोलते हैं, ओके। डेनमार्क के निवासी को डेन्स बोलते हैं। डेनमार्क के निवासी को क्या बोलते हैं? डेन्स। एंड द एंग्लो सेक्शंस, डेन्स और एंग्लो सेक्शंस के बीच शत्रुतापूर्ण मतलब दुश्मनी संबंधों के कारण यह प्रभाव तत्काल पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 9th century पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रिवेल्ड। 9वीं शताब्दी के अंत में, कब? 9वीं शताब्दी के अंत में शांतिपूर्ण, ये क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना प्रबल हुई थी। कब हुई थी? 9वीं शताब्दी के अंत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब होता है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, को एग्जिस्ट मतलब सह अस्तित्व की भावना प्रबल हुई थी। एंड मेनी डैनिश वर्ड्स इंटर्न इन इंग्लिश विच वेयर वेरी बेसिक इन नेचर, विच वेयर बेसिक इन नेचर, और बहुत से डेनिश शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रवेश हुए। ये क्या है? हुए जो प्रकृति में बहुत बुनियादी थे, मतलब बेसिक थे, ओके। प्रकृति में कैसे थे? एकदम बेसिक जो है वह डेनिश वर्ड्स जो है वो इंग्लिश भाषा में क्या किया? प्रवेश किया था, ओके। क्या किया था? प्रवेश किया था। आगे देखते हैं हम लोग। These words enter through everyday interaction. ये शब्द रोजमर्रा की आपसी आदान प्रदान के माध्यम से प्रवेश हुए। मतलब अब एक साथ कोई भी आदमी रहते हैं, ओके, तो आपसी इंटरेक्शन होता है रोजमर्रा का। वो उससे बात किया, एक आदमी दूसरे आदमी पहले आदमी से बात किया, और आपसी जो अगर मान के चलिए कोई अंग्रेज ही आ जाए यहाँ पे, तो आप वो इंग्लिश बोलेगा, आप हिंदी बोलिएगा, तो वो जो है अंग्रेज आपसे हिंदी सीख लेगा और आप उससे अंग्रेजी सीख लीजिएगा। तो ये जो है रोजमर्रा की आपसी आदान प्रदान से यह प्रवेश हुआ था, ओके। डेनिश शब्द जो है वो आपसी रोजमर्रा का जो वार्तालाप है, बातचीत है, उसके माध्यम से यह प्रवेश किया था। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, इनमें से कुछ शब्द है, इनमें से कुछ शब्द कौन कौन है? सो देखिए यहाँ पे, ओके, कौन कौन है? बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव, जेल, गेस, हार्बर, हीट, हील, इल बीमार। ये सब कौन सा शब्द है? ये सब इंग्लिश शब्द नहीं है, इंग्लिश में ये प्रवेश किया है, ओके। कीड, नाइफ मतलब चाकू, लेग, लो, मीक, मॉक, ऑड, रेस, रेज, रूट, रॉटन, स्केयर, स्कोर, सिट, सिस्टर, स्काई, स्लाई, टाई, ट्रस्ट, वन, वीक, विंडो, ओके। विंडो मतलब खिड़की। ये सारे शब्द जो है, ये जो सारे शब्द है वह कहाँ? डेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है? डेनिश शब्द है, जो रोजमर्रा का जो वार्तालाप होता है उसके माध्यम से यह प्रवेश इंग्लिश में किया है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब क्या होता है? इस सब के अलावा स्कैंडिनेवियन
ब्रोविंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम। जो स्कैंडिनेवियन ब्रोविंग्स था, मतलब स्कैंडिनेवियाई भाषा में हस्तांतरित शब्द परिवार के नाम और स्थान के नामों के शब्दों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियाई भाषा में हस्तांतरित शब्द परिवार के नाम और स्थान के नाम के शब्दों में पाए जाते हैं। ओके, it is interesting to notice that Scandinavian were not restricted to nouns, verbs and adjective. ओके, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जो स्कैंडिनेवियाई जो शब्द थे वह संज्ञा, क्रिया और विशेषण, मतलब ये नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं थे। ओके, उनकी ये जो स्कैंडिनेवियाई मतलब जो शब्द है, वर्ड्स है, वह संज्ञा मतलब नाउन्स, क्रिया, वर्ब्स और विशेषण और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं थे, आगे भी थे। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स वर फ्रीली ब्रॉड। प्रस्तुति और संयोजन जैसे संरचना शब्द और सर्वनामों और क्रियाओं जैसे अन्य रूपों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया गया था। ओके, आगे देखिए। ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस हाय, हैरा, हिम। ओके, ये क्या है? ओल्ड इंग्लिश। 3 कितने हैं? 3। 3 क्या है? 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस कौन कौन है? ये प्रोनाउन है। ये जो हाय है, हैरा है, हिम है, ये सब प्रोनाउन है। वेयर रिप्लेस्ड बाय देयर डैनिश काउंटर पार्ट्स। ओके, दे, देयर, देम। ओके, हाय जो है, ये जो हाय शब्द है वह दे में बदल गया। ओके, जैसे देखिए ये जो हाय है वह दे हो गया, हैरा जो है देयर हो गया और हिम जो है वह देम हो गया। ओके, मतलब ओल्ड इंग्लिश के प्रोनाउन कौन कौन है? ये हाय है, हैरा है और हिम है। ये ओल्ड इंग्लिश के प्रोनाउंस है जो बदल गया। किस भाषा से? डैनिश से बदल गया। डैनिश का दे, जो ओल्ड इंग्लिश का हाय है वो उसका स्थान कौन ले लिया? वो डैनिश भाषा का दे ले लिया, हैरा का देर ले लिया और हिम का देम ले लिया। 3 पुराने अंग्रेजी सर्वनाम हाय, हैरा, हिम उसके डैनिश भाषा के शब्दों के समकक्ष हो। दे, ये जो दे है, देर है, देम द्वारा प्रतिस्थापित या बदला, मतलब प्रतिस्थापित किया गया था या बदला गया था। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, अलाफ्ट, सिमली, टुइल, फ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ओके, ये जो शब्द है लाइक, नहीं कहते हैं आई लाइक यू, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ओके, आई लाइक योर ब्रदरहुड, आई लाइक योर फ्रेंडशिप। ओके, ये जो लाइक शब्द है मतलब पसंद करना, ये शब्द जो है वह इंग्लिश में कौन सी भाषा से आया है? तो स्कैंडिनेवियाई, ओके, स्कैंडिनेवियन भाषा से आया है। बोथ, बोथ मतलब दोनों, सेम मतलब समान, अलाफ्ट, सिमली, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब जो है स्कैंडिनेवियन शब्द थे। ओके, मूल रूप से, लेकिन यह इंग्लिश में आ गया। तो बोथ, सेम, अलाफ्ट, सिमली, टू, फ्रो, ओके, दो मूल रूप में सभी स्कैंडिनेवियाई शब्द थे। बट द मोस्ट रिमार्केबल ब्रोमिंग्स इज आर, जो आप नहीं कहते हैं यू आर। ओके, एक्चुअली आर को आर नहीं पढ़ते हैं, इसको आ पढ़ते हैं। अगर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखा जाए, बिहारी प्रोनाउंसिएशन नहीं, तो इसको पढ़ते हैं आपको आ पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको आ पढ़ते हैं। लेकिन अब पुराने टीचर्स जो है वो पढ़ाते आए हुए हैं आर आर आर, तो इसलिए आर ही बोलते हैं। लेकिन इसको अगर ओरिजिनल में पढ़ा जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आ होता है। ओके, तब द रिमार्केबल ब्रोविंग्स इज आ, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब्स इन इंग्लिश टू बी। टू बी एक वर्ब है इंग्लिश का, उसका जो प्लूरल होता है उसका क्या होता है? आर। जैसे मान के चलिए अगर एक आदमी है, कितने आदमी? एक आदमी है, तो
उसमें क्या, जैसे राम है तो राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट उसको स्टूडेंट बोलते हैं। राम इज ए स्टूडेंट या स्टूडेंट। ओके, लेकिन अगर दो आदमी आ जाए, राम तो एक आदमी है तो इज लगा दिए, लेकिन अगर दो आदमी आ जाए, राम एंड मोती आर स्टूडेंट्स, वहां पे राम और मोती है, दो आदमी है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे उल्लेखनीय हस्तांतरण अंग्रेजी टू बी में सबसे आधारभूत क्रिया का बहुवचन रूप आर शब्द है। बहुत सारे शब्द हस्तांतरित हुए हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख क्या है, ये जो आर है सो है। ओके, ये जो आर शब्द है इसका हस्तांतरण है। ये आर शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये कहाँ का भाषा है, स्कैंडिनेवियाई। ओके, स्कैंडिनेवियन भाषा है। ओके, उस शब्द से यह आर शब्द लिया गया है। ओके, और ये प्लुरल है, प्लुरल वर्ब इसको बोलते हैं, प्लुरल। प्लुरल मतलब राम और श्याम दोस्त है, तो राम एंड श्याम आर, या इसको आ पढ़ते हैं, आ फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये जो टू बी है इसका सिंगुलर होता है, टू बी मतलब होता है इज, टू बी मतलब क्या होता है, इज हो गया, एम हो गया, ये सबको टू बी बोलते हैं। खास करके इज आता है इसका इस्तेमाल टू बी के रूप में। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। Thus, the Scandinavian influence on OE, OE मतलब होता है ओ से ओल्ड, और ओ से क्या होता है, ओल्ड, ई से इंग्लिश, OE का फुल फॉर्म ओल्ड इंग्लिश, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकैबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। ओके, इस प्रकार पुराने अंग्रेजी पर स्कैंडिनेवियाई प्रभाव शब्दावली से आगे बढ़कर व्याकरण प्रणाली को भी छूने लगा था। ओके, शब्द बहुत सारे वोकैब तो उसमें आए ही, अब ग्रामर जो है, ग्रामर का जो रूल रेगुलेशन जो नियम होता है वो भी उसमें आने लगा था। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्या है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हम लोग देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर मतलब पुरानी जो अंग्रेजी थी। ओके, पुरानी जो अंग्रेजी थी, अभी तो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, पुरानी अंग्रेजी मतलब बहुत पुरानी जो अंग्रेजी थी, जो शुरुआती अंग्रेजी थी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, साहित्य में क्या आता है, वही कहानी, ये सब जो आता है वो क्या है, लिटरेचर। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस ऑफ टू टाइप्स, एंग्लो सेक्शंस जो थे, कौन, एंग्लो सेक्शंस जो थे उसके जो साहित्य था वो दो प्रकार का था। द फर्स्ट इज दैट विच वाज अनडाउटली ब्रॉट बाय द जर्मनिक ट्राइब्स व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड एंड प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रांजिशन। इसका देखिए हिंदी, पहला जो निसंदेह रूप से जर्मनी जनजातियों द्वारा लाया गया था जब उन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया था और मौखिक परंपरा में संरक्षित किया गया। ओके, मौखिक परंपरा में क्या किया गया, संरक्षित किया गया। ओके, द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स, पोएम्स एंड रिलीजियस writings found in manuscripts produced when literacies came to England। दूसरा, इंग्लैंड देश में साक्षरता आने पर उत्पादित पांडुलिपियों में पाए गए गीतों, कविताओं और धार्मिक लेखों में प्रकट होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अनडाउटली दुर्भाग्यवश, सॉरी अनडाउटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड। पुरानी अंग्रेजी कविता का केवल एक अंश बच गया है। एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर द फ्लोइंग, और पांडुलिपियाँ निम्नलिखित है। जो ये सब जो आप देख रहे हैं नीचे जो लिखा हुआ है वो
पांडुलिपियां है। ओके, क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है। जैसे पहला है द बेवुल्फ, क्या है? द बेवुल्फ। एमएस मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट। एमएस मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट। ए बेवुल्फ जो है एक पोएम है, एक क्या है? कविता है, एक कविता है और एक हीरोइक कविता है। हीरोइक मतलब इसमें हीरो होंगे और हीरो वाला कविता है। ओके, जैसे आप लोग फिल्मों में जो हीरो देखते हैं, ओके, तो वैसा ही हीरोइक कविता है। कविता तो है लेकिन ये जैसे देशभक्ति का कविता होता है, फूलों पर कविता होता है, प्रकृति पर कविता होता है, मानव का कविता होता है, पक्षियों पर कविता होता है, किसान पर कविता होता है, उसी प्रकार से यह एक हीरोइक कविता है। हीरोइक मतलब नायक वाला कविता है, मतलब हीरो जैसा इसमें दिखाया गया है किसी को। ओके, दूसरा इसमें देखिए आगे, द जूनियस। ये क्या है? द जूनियस। ये भी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सब बुक का नाम है। ओके, ये सब कविता कहानी ये सब इसमें दिया गया है। ओके, तीसरा है द एक्सट्रेसर बुक। तीसरा क्या है? द एक्सटर बुक, ये एक किताब का नाम है। अब तो चौथा है द वर्सली बुक, चौथा है वर्सली बुक, ये सब किताब है। ओके, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। पुरानी अंग्रेजी साहित्य की सुनहरी समृद्ध अवधि राजा अल्फ्रेड का युग काल था। ओके, गोल्डन पीरियड जैसे सुनहरी या समृद्ध जो काल होता है किसका? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। किसका? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। वह काल कब था? किंग अल्फ्रेड का काल को क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। मतलब किंग अल्फ्रेड का जो काल था उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहते हैं। सुनहरा एकदम, मतलब उस समय जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है बहुत फला फूला उस समय। ओके, उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। ही वाज ए स्कॉलर। ये जो किंग अल्फ्रेड है, राजा अल्फ्रेड जो है, वह एक स्कॉलर था, वह एक विद्वान था, सोल्जर था, सैनिक था, लॉ गिवर था, कानून देने वाला था, कानून बनाने वाला था, एंड रूलर और शासक भी था। ओके, आगे देखिए, वेन ही बिकम, ही मतलब अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड। When he became king, there were not enough scholars to read the Latin service books and the early Christian literature. जब वह राजा बना, कौन? किंग अल्फ्रेड जब राजा बना तो लैटिन व्यवस्था की जो किताबें थी, मतलब लैटिन जो भाषा थी उसकी जो किताबें थी, और प्रारंभिक ईसाई साहित्य जो था, ईसाई धर्म का जो साहित्य था, ओके, पढ़ने के लिए पर्याप्त विद्वान नहीं था। मतलब जो लैटिन भाषा का जो किताब सब था, ग्रंथ सब था, और प्रारंभिक जो प्राइमरी शुरुआत में जो ईसाई साहित्य जो लिखा गया था ईसाई धर्म पे, उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त विद्वान मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का ही कोई था जो इसको लैटिन भाषा वाला जो किताब था या ग्रंथ था उसको, और प्रारंभिक ईसाई जो है साहित्य, इसको पढ़ पाता था, बाकी कोई पढ़ नहीं पाता था। ओके, King Alfred brought in teachers and scholars from abroad. Abroad मतलब होता है दूसरे देश से, विदेश। And he himself set out to translate many of the works in Latin into West section, including Bede's history. Okay, ये जो रेड से जो किया गया है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो रेड से है, रेड से लिखा गया सेंटेंस है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, तो द किंग अल्फ्रेड ने विदेशों से कई शिक्षक और विद्वानों को बुलाया। ओके, और उन्होंने खुद लैटिन के कई कृतियों, ओके, वर्क्स मतलब क्या होता है? वर्क्स मतलब होता है कृतियों का अनुवाद, ट्रांसलेशन किया, पश्चिमी सेक्शंस में किया, मतलब पश्चिमी सेक्शंस की भाषा में किया, जिनमें बीड का इतिहास भी शामिल था। बीड्स हिस्ट्री को भी, बीड एक व्यक्ति कह लीजिए या एक टॉपिक है, उसका जो इतिहास था, बीड का जो इतिहास था, उसका जो ट्रांसलेशन है वह बीड के इतिहास भी शामिल था, जिसका वह पश्चिमी सेक्शंस में उन्होंने ट्रांसलेशन या अनुवाद उसका किया था। ओके,
द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड जो थे, तो अल्फ्रेड द्वारा प्रेरित सबसे उल्लेखनीय काम द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल था। क्या है? एंग्लो सैक्सन्स जो क्रॉनिकल है, ओके, द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल, अल्फ्रेड द्वारा सबसे उल्लेखनीय काम यही किया गया है, द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल। ओके, दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल एक किताब है। ओके, क्रॉनिकल मतलब होता है एक क्रमबद्ध से जो इतिहास लिखा जाता है, ओके, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। क्रमबद्ध मतलब ईयर वाइज ईयर, मान के चलिए जैसे 1000 से शुरू हुआ तो 1000, उसके बाद 1001, 1002, 1003, उसके बाद 1100 आएगा, 1200 आएगा। ये नहीं कि 1000 लिख दिए, उसके बाद 1500, उसके बाद 1100, उसके बाद 1200, उसके बाद फिर 2000, फिर 1999, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। ओके, मतलब क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया। को किस बुक में लिखा गया है? द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल में। और दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, और यह पुस्तक जो अंग्रेजी गद्य मतलब होता है कहानी की पहली पुस्तक है। ओके, एंड द फर्स्ट कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशन इन इट्स ऑन लैंग्वेज, और अपनी खुद की भाषा में एक यूरोपीय राष्ट्र का पहला निरंतर इतिहास है। हम जो बताए हैं निरंतर इतिहास मतलब लगातार इतिहास इसमें लिखा गया है। द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है कि वर्ष 1066 ईस्वी पुरानी अंग्रेजी की अंत या समाप्ति को चिन्हित करता है। मतलब 1066 ईस्वी में जो है, 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, द नॉर्मैन conquest made England into a little more than a colony of France। नॉर्मन के विजय ने इंग्लैंड को फ्रांस की एक उपनिवेश से थोड़ा अधिक बना दिया था। क्या बना दिया था? एक उपनिवेश बना दिया था। ओके, कौन? नॉर्मन जब विजय हुआ तो नॉर्मन के विजय ने इंग्लैंड को, नॉर्मन जब इंग्लैंड पर विजय हुआ तो फ्रांस की एक उपनिवेश से थोड़ा अधिक बना दिया था। मतलब ये भी उपनिवेश इसको बना दिया था। ओके, मतलब फ्रांस का एक उपनिवेश इंग्लैंड बन गया था। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट, जस्टिस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। फ्रेंच भाषा जो था वह अदालत की भाषा बन गया था। मतलब किसके अदालत की? जो राजा का जो अदालत था उसकी भाषा। जस्टिस न्याय की भाषा बन गया था, शासन की भाषा बन गया था, शिक्षा की भाषा बन गया था, और राजा की भाषा बन गया था। ओके, The Normans had no interest in developing and patronizing a language such as English. Okay? इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। The language of everyday speech among the upper class in England was French. इंग्लैंड में उच्च वर्गों या धनी लोगों के बीच रोजमर्रा या प्रतिदिन की भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। मतलब इंग्लैंड में जो उच्च वर्ग थे या धनी वर्ग के जो जितने भी लोग थे वो प्रतिदिन या रोजमर्रा या आम बोलचाल की भाषा कौन थी? वो फ्रेंच भाषा थी, ना कि इंग्लिश था।
The Normans had no interest in developing and patronizing a language such as English. नॉर्मन लोगों को अंग्रेजी जैसी भाषा को विकसित करने और संरक्षित करने में कोई रुचि नहीं थी। अपना अगर फ्रेंच लोग हैं, मतलब नॉर्मन जो है वो फ्रेंच के थे, तो अपना फ्रेंच भाषा को विकसित करेंगे, वो इंग्लिश भाषा को क्यों विकसित करेंगे? वाई नहीं किए, इसलिए उनका कोई इंटरेस्ट इंग्लिश पे नहीं था। वो अपना फ्रेंच भाषा को क्या करते थे? विकसित करते थे और वही भाषा वह बोलते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पैट्रोनेज इंग्लिश लिटरेरी राइटिंग ऑलमोस्ट कम टू ए स्टैंड स्टिल। पर्याप्त संरक्षण के अभाव में अंग्रेजी साहित्यिक लेख लगभग स्थिर हो गई। हाउएवर, हालांकि इट कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेज, या आम लोगों की भाषा बनी रही। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन इन इंटर मैरेजेज, घनिष्ठ मेल जोल और अंतर विवाह के कारण, इंग्लिश बिगैन रिप्लेसिंग फ्रेंच, फर्स्ट इन द होम्स एंड लेटर इन द ऑफिसेज एंड स्कूल्स। ओके, अंग्रेजी ने पहले घरों में और बाद में कार्यालयों और स्कूलों में फ्रेंच की जगह लेना शुरू कर दिया। देखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर मदर टंग एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल। कुलीन या धनी वर्ग के परिवार के बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा बोलते थे, लेकिन उनको स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाता था। उनको कौन भाषा पढ़ाया जाता था? अंग्रेजी भाषा फ्रेंच भाषा स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन वो बोलते कौन से भाषा? वो बोलते थे आपको इंग्लिश भाषा, वह बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? इंग्लिश भाषा बोलते थे। ओके, स्कूल में उन्हें कौन सी भाषा पढ़ाया जाता था? उन्हें स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाता था या पढ़ना पड़ता था। Thus the English language survived the onslaught of the French rulers. इस प्रकार अंग्रेजी भाषा फ्रांसीसी शासकों के हमले से बच गई। मोरेवर, इसके अलावा, मोरेवर मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग्स विदिन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। इंग्लैंड वासियों ने नॉर्मन के विजय के 150 वर्षों के भीतर अंग्रेजी राजाओं या शासकों को बहाल कर दिया था। ओके, इंग्लैंड जो है वह नॉर्मन जो विजय हुआ था, नॉर्मन विजय हुआ था, नॉर्मन के राजा थे, लेकिन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड वासियों ने 150 मतलब नॉर्मन का 150 वर्ष होते होते वहाँ पे इंग्लैंड के शासकों को या इंग्लैंड के राजाओं को वहाँ पर बहाल करना शुरू कर दिया था। अब नॉर्मन का प्रभाव जो है वह खत्म होने लगा था। ओके, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कुछ भी हम वीडियो, कोई भी टॉपिक का वीडियो अगर हम डालेंगे तो आपका सबसे पहले आपको यूट्यूब पे शो करेगा और उसे आप आसानी से देख पाइएगा और वह आपको छूटेगा नहीं। मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका फ़ायदा ले सके और घर पे रह के तैयारी कर सके। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन और चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, शायद 3 तारीख तक है, तो स्कूल कॉलेज अभी खुलने से रहा। मुझे लग रहा है कि स्कूल कॉलेज जो है वह आपको जून से ही शुरू हो पाएगा। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घर पे बैठे ही इंग्लिश सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। ओके।